बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा आपको पता है कि हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 उसका आगाज़ किया हुआ था और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर टॉपिक पढ़ा था फेज़, और फेज़ को फर्दर आगे फेज़ के बाद हम जो आज अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उसका नाम है सिंपल पेंडुलम। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, तो एज यू नो वेल, ठीक है, आपका पाला इसे मैट्रिक के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं आप। ठीक है, मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा था सिंपल पेंडुलम के मतलब मैट्रिक 10 क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी उसका जो चैप्टर नंबर 12 था उसमें ही आपने स्टडी किया। ठीक है, तो इसमें भी हमने स्टडी करना है। इंफॉर्मेशन आपको सारी पहले से मौजूद है इसके मतलब, अगर आप अपने माइंड को रिमाइंड करें, ठीक है, तो आपको इसके मतलब जो बातें थी वो सारी की सारी जहन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे फर्दर हम आज भी अपनी इस वीडियो के अंदर इसी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर या डायग्राम इसकी ड्रा करता हूँ। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसको हमने बांधा हुआ है, या कह लें सिंपल पेंडुलम हमने बनाना है। क्या होता है कि हमारे पास एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है या धागा है, कोई रस्सी है, ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल भी हो। नंबर 1 मैंने बात की फ्लेक्सिबल, सेकंड वन इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, और थर्ड वन फ्लेक्सिबल। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसके साथ हमने एक मैस एम का बोब, एक बोब है हमारे पास, उसका मैस एम है, हमने इसके साथ वो अटैच कर दिया हुआ है, बांध दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो मैस है वो एम है। ठीक हो की बात, रस्सी या जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई जो है वो एल है, स्मॉल एल उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है कि हमने इसको उठाकर, ठीक है, इस पेंडुलम को उठाकर हमने यहां से उठाया, इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन, इसको नाम दे देता हूं मैं ए पर, या बी रख लेता हूं। इसको मैंने कह लिया मीन पोजीशन ए, इसको मैंने कह लिया एक्सट्रीम पोजीशन बी। फिर यहां से क्या होगा, यहां से गया इधर एक एक्सट्रीम पोजीशन बी, उसकी आ गई ये वाली, यानी ए से इधर को भी बी, ए से इधर से भी आप बी कंसीडर कर सकते हैं आप। और पहले जो इधर मौजूद है इसको हम कह सकते हैं कि मीन पोजीशन। फिर कहते हैं कि यहां से देखिए, यहां से उठाया बोब को आपने, थोड़ा सा उसको रिप्लेस किया, रिप्लेस करके आप उसकी एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर ले गए। फिर यहां जो एंगल बनेगा उसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो इसका जो मैस आ रहा है वो कहते हैं बराबर है एम जी के। जो मैस है बोब का, जो मैस है स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं किसके बराबर है, एम जी के इक्वल है। फिर कहते हैं कि इस बोब ने यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम कह लेते हैं एक्स। ये हम पहले भी मिसालें देकर आ चुके हैं जब हमने बात की थी डिस्प्लेसमेंट की, एम्पलीट्यूड की, तो हमने कहा था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है आपके पास स्मॉल एक्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साथ। कहते हैं कि जो मैस एम जी है इसको आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 कि जब ये बिल्कुल स्ट्रिंग भी और बोब भी बिल्कुल वर्टिकल हालत में हो, तो वर्टिकल हालत में होने के लिए हम क्या इधर यूज करेंगे, एम जी साइन ऑफ थीटा। जब ये वर्टिकल हालत में नहीं बल्कि थोड़े से हॉरिजॉन्टल भी, देखिए ना, इधर तो बिल्कुल वर्टिकल था यानी वाई एक्सिस, और आपको पता है कि जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो तब हमारे पास आता है साइन थीटा। ठीक है, लेकिन अब इधर इस केस में बिल्कुल वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल भी डायरेक्शन पाई जा रही है, तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे आपके पास इधर आएगा, वो आएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। फिर कहते हैं कि इस रस्सी या स्ट्रिंग की में की अपनी एक फोर्स भी होगी जिसको हम कहते हैं टेंशन की फोर्स। ठीक है, इसकी अपनी एक फोर्स है जिसको क्या कहते हैं, टेंशन। फिर कहते हैं ये जो आपके पास कंपोनेंट आ रहा है एम जी कॉस ऑफ थीटा, एंड सेकंड थिंग आपके पास
टेंशन ऑफ स्ट्रिंग की जो टेंशन थी दोनों एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट है बराबर, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होगी, अपोजिट। क्या होता है कि ये जो mg cos थीटा मैस है ये बॉब को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन बाद में ये जो टेंशन है रस्सी की ये बॉब को ऊपर या रस्सी को ऊपर की तरफ खींचेगी, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन होगी डिफरेंट सेपरेट, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, एक दूसरे के बराबर आता है। तो स्टूडेंट यहां तक था डायग्राम का क्वेश्चन या डायग्राम का सवाल। हमने क्या किया, हमारे पास था एक इनएक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल और वेटलेस। इसका वेट भी इतना ज्यादा नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल वेट इसका होना चाहिए जो रस्सी आप ले रहे हैं। एक रस्सी हमने ले ली, उसके साथ हमने क्या किया, एक मैस एम का बॉब सस्पेंड कर दिया या उसके साथ एक बांध दिया। सेकंड फिर हमने क्या किया कि बॉब की जो ओरिजिनल पोजीशन थी यानी वो मेन पोजीशन से हमने थोड़ा सा उसको रिप्लेस किया, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक ले गए, वो उसको नाम दे दिया बी। यहां से बी ए से बी और यहां तक भी ए से बी, यानी अब इसकी डायरेक्शन कहां तक थी, यहां गया, फिर यहां से वापस भी तो इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। मेन पोजीशन की तरफ ही उसकी डायरेक्शन होती है, और ये जो डायरेक्शन आती है मेन पोजीशन की तरफ, तो स्टूडेंट्स हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स होती है। यानी रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो क्या करती है कि ऑब्जेक्ट को वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ धकेलती है या वापस लाती है। फिर हमने कह लिया कि आपके पास जो मैस था एम, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं mg, क्योंकि मैस था तो मैस को फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी उसके ऊपर एक्ट करती है, तो इसकी वजह से जो मैस m था वो बन गया mg। हमने कहा कि जो mg है आप इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हमने कहा जब आपके पास वर्टिकल था मैस भी और बॉब भी और स्टिंग भी और बॉब भी, जब दोनों वर्टिकल थे स्ट्रेट, तो हमने कह लिया कि उसका जो आपके पास कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा आएगा, यानी y कंपोनेंट। फिर जब हमने बात की कि थोड़ा सा हमने उसको रिप्लेस किया, तो इधर देखें वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल भी इसमें कुछ पाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल भी इसकी डायरेक्शन आ रही है, तो हमने कह लिया इसके लिए आपके पास mg cos ऑफ थीटा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी डायग्राम। आई होप कि आपको डायग्राम की हद तक क्लियरली समझ आ गई होगी। आगे फर्दर मूव करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैसे करते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम की मैंने बात भी आपको बता दी, ठीक है। फिर से अगर कहते हैं तो बता देता हूँ। कहते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम के, सिंपल पेंडुलम जो होता है उसकी मोशन किस तरह की होती है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कहते हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन मास m अटैच विद एंड ऑफ अ लाइट वेट स्ट्रिंग। तो मैंने सारी बात आपको बता दी कि एक लाइट वेट स्ट्रिंग है, उसके साथ एक मैस को हमने मैस m के ऑब्जेक्ट को हमने बांध दिया, ठीक हो गया बात। फिर कहते हैं लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसमें आएगा पहला टॉपिक लेंथ ऑफ द पेंडुलम, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम की लेंथ होगी, ठीक है, वो क्या होगी, कहते हैं द लेंथ ऑफ पेंडुलम L इज अ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ बॉब, ठीक है। यानी क्या होगा कि इधर जो लेंथ आ रही है आपके पास स्टूडेंट्स वो क्या होगी, यहां से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से ये सस्पेंड है, ठीक है, अटैच है एक फिक्स पॉइंट के साथ, यहां से लेकर इस बॉब के सेंटर तक, ठीक है, ये इसकी सारी क्या आएगी, लेंथ आएगी। दोबारा से सुने, हमने कहा लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी फिक्स पॉइंट जहां पर धागा हमने बांधा हुआ था एक फिक्स पॉइंट, और दूसरा बॉब के सेंटर तक, ये सारी की सारी जो लेंथ है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्क करूं यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो सारी की सारी इस पेंडुलम की लेंथ है। नेक्स्ट कहते हैं वर्किंग, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गई, पहला पॉइंट आपके पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टॉपिक स्टार्ट कर दिया। पहले आपने बताना है इसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या होगी, फिर आपने क्या बताना है इसके अंदर वर्किंग को एक्सप्लेन करना है, वर्किंग कैसे होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, बुक से आप कंसीडर करेंगे तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ जाएगी, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं साथ साथ। वर्किंग में कहते हैं व्हेन द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा के साथ हमने इसको क्या किया, यहां से लेकर यहां तक रिप्लेस कर दिया, यानी इसकी जो ओरिजिनल जो प्लेस पोजीशन थी उसको चेंज कर दिया, एंड रिलीज देन इट स्टार्ट टू ऑसिलेट टू एंड फ्रो
अबाउट मीन पोजीशन, कहते हैं कि जब आप इसको उठाकर यहां से यहां तक लाए, यहां पर आकर आपने इसको वापस छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि ये वापस अपनी टू एंड फ्रो मोशन को स्टार्ट करता है। टू एंड फ्रो मोशन हम पहले भी पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन के गिर्द अपनी मोशन को दोहराता रहे, आगे पीछे, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। यानी इसकी सिंपल एग्जांपल ले लूं, जो झूला होता है, ठीक है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो आगे पीछे हरकत जो होती है उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये होगी आपके पास वर्किंग। फिर कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेट, वर्किंग भी बता दिया आपने, फिर आपने क्या बताना है, कंपोनेंट्स ऑफ वेट, कंपोनेंट्स ऑफ वेट, ठीक है। कहते हैं रिजॉल्व द वेट mg into टू कंपोनेंट्स mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो मैंने ऐसा ही आपको बताया कि आपके पास mg एक ओरिजिनल वेट था, आपने इसको इसके कंपोनेंट्स में तहवील कर दिया, डिवाइड कर दिया, एक को mg sin थीटा में, दूसरे को mg cos थीटा में। तो ये आपके पास जो कंपोनेंट्स थे वेट के, ये डिवाइड हो गए mg cos थीटा में एंड सेकंड वन mg sin थीटा में। तो स्टूडेंट्स के फिर कहते हैं, मैंने आपको भी बताया कि इधर अगर हम बात करें जो टेंशन, इधर एक और फोर्स भी एक्ट कर रही है, वो है टेंशन की फोर्स, टेंशन T और कंपोनेंट mg cos थीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि mg cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू T, यानी T और mg cos थीटा एक दूसरे के इक्वल है। सिर्फ इनमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो है डायरेक्शन का, एक नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एक ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है, लेकिन इनका जो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड इनका बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम आएगा। नेक्स्ट कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो वो फोर्स उसमें स्टोर होती जाती है, और जब आप उसको छोड़ते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाने के बाद, तो क्या होता है कि वो उसकी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करवा देती है। तो कहते हैं the only force responsible for motion of the pendulum is mg sin theta which bring the bob back towards its mean position, so the restoring force for the bob is, कहते हैं कि इस केस में अगर हम देखें तो बॉब अगर अमल करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से करेगा जो हमने कहा हुआ है mg sin ऑफ थीटा। यानी कि mg sin थीटा ही क्या करता है, चूंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस था, वर्टिकल लेंथ थी, तो हमने कहा कि इधर इसकी जो मोशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होती है, वेट का कंपोनेंट mg sin ऑफ थीटा के। तो कहते हैं सो वी कैन से दैट f इज इक्वल टू, फोर्स जो आएगी किसकी वजह से लग रही है, f इज इक्वल टू माइनस mg sin ऑफ थीटा, ठीक है। अब कहते हैं आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये जो माइनस का साइन आ रहा है इसके साथ कहते हैं कि जो माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो बॉब है इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, ठीक है। आप इधर को लेकर जाएंगे फिर भी मीन पोजीशन की तरफ, इधर को लेकर जाएंगे फिर भी इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की वजह से ही होगी। लेकिन जो फोर्स एक्ट करेगी वो mg sin थीटा की वजह से एक्ट करेगी, और नेगेटिव साइन इधर ये रिप्रेजेंट करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, ठीक होगी बात। फिर कहते हैं कि वी नो दैट, अगर हम कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा सा बढ़े, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। तो अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, F की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, F इज इक्वल टू F की जगह अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो आपके पास क्या आएगा, F ये वाला F रिप्लेस हो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ma इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये वाला m इस m के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास a इज इक्वल टू माइनस g साइन ऑफ थीटा, ठीक है स्टूडेंट। फिर कहते हैं कि अगर क्या करें, अगर हम थीटा की बहुत छोटी वैल्यू लें, ठीक है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ
एंगल कि अगर आपके पास जो एंगल जब थीटा ही आ रहा था कि अगर आप एंगल की बहुत छोटी वैल्यूज को कंसीडर करें, उसको डिस्कस करें, तो क्या होता है, कहते हैं फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा या एंगल फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल। तो क्या होता है स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए, आपके पास ये जो साइन थीटा है, ठीक है, ये जो आपके पास साइन थीटा आ रहा है वो जस्ट क्या बन जाएगा आपके पास थीटा ए इज इक्वल टू माइनस साथ आ जाएगा जी, और साइन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा थीटा। कहते हैं कि जो स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल की आपके पास जो साइन थीटा होता है वो तकरीबन या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, साइन थीटा की जगह जस्ट आपने थीटा पुट कर देना, चूंकि हमने कह लिया कि जो साइन थीटा है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा आ रहा है। तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मैट्रिक में भी, मैथ के चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था, ठीक है, 10th क्लास के मैथ में, और फर्स्ट ईयर में जो ट्रिग्नोमेट्री वाले स्टूडेंट्स हैं या मैथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ के आ रहे हैं, 9th चैप्टर में उन्होंने पढ़ा कि हमारे पास एक फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इस केस में देखें स्टूडेंट्स, हम अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास थीटा की वैल्यू बनेगी थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है, एल ओवर आर। तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू बनेगी क्या बन रही है, एल ओवर आर। लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है डिस्टेंस, इधर आप कर देंगे एस, ठीक है, एल की बजाय क्या आ जाएगा आपके पास एस, ठीक है, डिस्टेंस। तो इधर स्टूडेंट्स अगर हम इस फार्मूले इस डायग्राम को कंसीडर करें, आपके पास जो डिस्टेंस था एस या डी, आपके पास वो आ रहा है एक्स। अब आप क्या करेंगे, एस की जगह पुट कर देंगे सिंपल एक्स डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आर, आर बेसिकली सर्कल का रेडियस होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे जो लेंथ आ रही थी टोटल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सेंटर ऑफ बोब तक की जो लेंथ थी पेंडुलम की, उसको हम कंसीडर करेंगे आर। तो इधर हमने आर को रिप्रेजेंट किए कर रहे हैं एल के साथ, तो इधर आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर एल, यानी थीटा की वैल्यू आपके पास जो निकल रही है वो आ रही है एक्स ओवर एल, ठीक है। कहते हैं अब आप इस एक्स एल को इधर थीटा की जगह पुट कर दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह आ जाएगा एक्स ओवर एल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम कंसीडर करें जी ओवर एल को सेपरेट कर लें तो एक्स को सेपरेट करें तो आपके पास आंसर आएगा ए इज इक्वल टू जी ओवर एल, साथ ये माइनस और ये साथ एक्स आ जाएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कहते हैं कि ये जो आपके पास जी है, जी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये फिक्स होती है, और एल लेंथ है हमारे पास। तो लेंथ हमने जो रखी होगी हमें मालूम होगा कि हमने कितनी लेंथ रख ली हुई है, यानी कि वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट। जो लेंथ की वैल्यू हम एक ही रखेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो जी ओवर एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब आप क्या करेंगे, इनकी जगह पुट कर दें ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, साथ आ जाएगा एक्स। तो स्टूडेंट्स अगर हम कांस्टेंट को रिप्लेस करें तो आपके पास जो साइन आता है वो आता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी माइनस एक्स, यानी आपके पास जो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये हम पहले भी एक दफा प्रूव कर चुके हैं, जो आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी दिस प्रूव द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। कहते हैं कि ये प्रूव कर रहा है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो कौन सी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस प्रूव्स द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, यानी ये जो इक्वेशन आपके पास ड्राइव हुई है हमें ये बता रही है कि आपके पास ये जो पेंडुलम है इसकी जो मोशन होती है वो मोशन होती है
सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट फर्दर अगर हम मूव करें थोड़ा सा, तो कहते हैं अब आप कैलकुलेट करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। क्या कैलकुलेट करें? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको भी मैं बाउंड कर दूं यहां तक। तो अब हमने मालूम करनी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हम जानते हैं पहले से कि ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करवा रही हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन जो बराबर आता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, साथ आ जाता है एक्स। अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करें, कंपेयर करें आप ये वाली इक्वेशन जो आपके पास आई थी, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, हमने यही बोली हुई थी, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप कह लें इसको इक्वेशन नंबर 3, यानी आपने क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए 2 इक्वेशन थी वो भी आपने एक्सेलरेशन ए के लिए निकाली हुई थी, इधर जो इक्वेशन आपके पास 3 आ रही है वो भी इक्वेशन ए की ही आपने निकाली हुई है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को कंपेयर करें। कंपेयर करने का तरीका का यू नो वेल, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा था माइनस जी ओवर एल, साथ आ रहा था एक्स। अब देखें x दोनों तरफ मौजूद है, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा, ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल आउट, बाकी बच गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल। तो वी वांट टू कैलकुलेट ओमेगा ओनली, लेकिन हमारे पास इधर जो आपके पास आ रहा है वो ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है। तो वी नो दैट वी कैन रिमूव दिस स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ अंडर रूट और स्क्वायर रूट। आप इधर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट और जो ओमेगा आपके पास आएगा वो आएगा जी ओवर एल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल स्क्वायर रूट। अब अगर आप कहते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर आप लिखेंगे टाइम पीरियड। आपके पास जो टाइम पीरियड है वो क्या आएगा, टाइम पीरियड का जो फार्मूला हम पढ़ते आ रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, कि जो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं, उनके लिए जो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला वो था t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। तो अब आपने क्या करना है, ये जो ओमेगा की वैल्यू आपने इधर से कैलकुलेट की हुई है आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। आपके पास जो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर l। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, कि ये जो आपके पास है 2 पाई एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू 2 पाई को हमने सेपरेट कर लिया। इसको अगर हम नीचे ओवर के नीचे वाली टर्म को ऊपर लेकर आएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल उसका लेकर आएंगे, उसको इनवर्स बना देंगे, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे करके, यानी 2 पाई एज इट इज आ गया आपके पास, तो आ जाएगा L ओवर G। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का, जो आया आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। अब कहते हैं कि आपने बताना हो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला बनेगा इसी से बनेगा, वो आपके पास आएगा 2 पाई, सॉरी इसका रेसिप्रोकल अगर हम लें तो आता है 1 ओवर 2 पाई इंटू जी ओवर एल। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए।
ये भी आपने याद रखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो अब कहते हैं कि आपके पास ये जो टाइम पीरियड आ रहा है या किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी टाइम पीरियड तो आपने निकाल लिया, अब इसकी जो डिपेंडेंस है इसी फार्मूले से हम देख सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए पाई तो हमारे पास एक कांस्टेंट चीज है, ठीक है, किसकी, तो जो ये टी है वो डिपेंड करेगा, टी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एल यानी लेंथ के साथ, एंड दूसरी चीज जी, जी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चीजों के ऊपर टी डिपेंड करता है। ये एज एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओनली डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, नंबर वन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड सेकंड वन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और विच इज कॉल्ड जी। तो आप साथ ये भी लिख सकते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ टाइम पीरियड में जब बात करेंगे तो आपके पास ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ एल के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर, दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी हमने ये देख लिया। फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें वो आपके पास आ रही है, अगर मैं साथ लिख भी दूं कंफ्यूजन ना रहे कोई, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर आपके पास आती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपने क्या करना है, इसको उल्टा देना है, नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, 2 पाई बन जाएगा 1/2 पाई, एल ओवर जी था तो इधर आके बन जाएगा जी ओवर एल। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक सिंपल पेंडुलम का, जिसमें हमने सबसे पहले डायग्राम को डिस्कस किया, फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर इसकी मोशन के ऊपर बात करनी चाहे तो इसकी मोशन में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या इसको हम कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। सेकंड वन हमने इसकी देखी वर्किंग। थर्ड वन हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ वेट, हमने कहा कंपोनेंट्स ऑफ जो वेट है हमने उसको डिवाइड किया था दो टर्म्स के अंदर। ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, तो जो हमने डिवाइड किया था वो था एक mg sin थीटा, दूसरा था mg cos थीटा, दूसरा आपके पास था mg cos थीटा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स में हमने उसको डिवाइड किया था, जो mg था वेट, फिर हमने कहा था कि जो mg है cos थीटा वो बराबर आता है टी टेंशन के, जो स्ट्रिंग आपके पास यूज हो रही थी उसकी टेंशन के बराबर आता है। फिर हमने कहा रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स आपके पास क्या आती है उसके मतलब भी हमने देख लिया। रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो ड्यू टू mg sin थीटा कंपोनेंट की वजह से होती है, ठीक है। तो इसको भी हमने स्टडी किया, फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाई, हमने निकाला इसके लिए सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमने टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया, टाइम पीरियड निकालने के बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली, चूंकि वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक सिंपल पेंडुलम। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।